हेलो साथियों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे से होंगे। और आज अपन चर्चा करने वाले हैं पशु परिचर की क्लास नंबर 8। कौन सी? पशु परिचर की क्लास नंबर 8 के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल, पहले मैं आपको 7 क्लास करवा चुका हूँ, प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। बहुत शानदार तरीके से आपकी 7वीं क्लास हो गई है। आज 8वीं क्लास के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। और अपना पढ़ने का जो तरीका रहता है, कैसे रहता है कि जो आरएसएसबी बोर्ड, देखो पशु परिचर का एग्ज़ाम आपका आरएसएसबी बोर्ड द्वारा लिया जाएगा। आरपीएससी नहीं लेगा, अन्य कोई डिपार्टमेंट भी नहीं लेगा। कौन सा बोर्ड लेगा? इसके दो नाम है वैसे, आरएसएम, एसएसएसबी भी बोल सकते हो आप, अगर आरएसएसबी शॉर्ट में बोल सकते हो। क्लियर? या तो आरएसएम एसएसबी बोल दो या आरएसएसबी बोल दो। तो ये दोनों एक ही बोर्ड है और इसी बोर्ड के द्वारा आपका जो पशु परिचर का एग्ज़ाम है वो लिया जाएगा। और इस पशु परिचर में जो आपके राजस्थान जीके के जो क्वेश्चन बनने वाले हैं, राजस्थान भूगोल से, राजस्थान कला एवं संस्कृति से, राजस्थान इतिहास से, तो वो सारे सवाल मैं आपके क्लियर करवाने वाला हूँ। और पिछले 8 सालों के पेपर में करवाने वाला हूँ, जिससे कि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। वीडियो को पूरा देखें, वाकई में आपको मज़ा आएगा। कहीं इधर उधर ना भटके। एक बार आप, मैं 100 क्लास प्लस कराऊंगा, 100 क्लास प्लस आप कर लेते हो, आपको कोई भी गाइड पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आपको कोई भी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आपका राजस्थान जीके क्लियर हो जाएगा। भले कोई भी जो विद्यार्थी है फर्स्ट टाइम भी तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी बहुत शानदार है। और जो पुराना बंदा है वो भी अपना रिवीजन अच्छे से कर सकता है और अच्छे से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकता है। तो आज अपना जो पेपर रहने वाला है वो अपना पेपर रहने वाला है जेईएन का जो सिविल डिप्लोमा का जो एग्ज़ाम हुआ था 2016 में, शेड्यूल एरिया वाला। तो उसमें आपके राजस्थान जीके के 40 क्वेश्चन पूछे गए थे, बड़े ही शानदार क्वेश्चन पूछे गए थे। तो उन क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चनों की तरफ, देख लेते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को अपन देखते हैं। नृत्य रतन कोश रचना किसकी है, ये आपको बताना है। तो देखो, नृत्य रतन कोश जो रचना है किसकी है? कुंभा, मंडन, सोम, जगजीवन भट्ट। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा भाई। नृत्य रतन कोश जो है महाराणा कुंभा की रचना है। किनकी रचना है? महाराणा कुंभा की आपकी रचना है। और देखो, ये जो नृत्य रतन कोश है ना, ये अलग से ग्रंथ नहीं है। महाराणा कुंभा का एक ग्रंथ हुआ था आपका, उसका नाम था संगीत राज। क्या नाम था? संगीत राज। ये जो संगीत राजधानी है ये आपके 5 भागों में बटा हुआ था, उसका एक भाग है आपका नृत्य रतन कोश। कौन सा? नृत्य रतन कोश भाई। संगीत राज ग्रंथ महाराणा कुंभा का, ये कितने भागों में बटा हुआ? 5 भागों में बटा। ये सवाल आपका एग्जाम में बन चुका है, वापस से रिपीट होगा, नोट करना। संगीत राज कितने भागों में बटा? 5 भागों में बटा। पटवारी 2016 में भी पूछा गया, जेईएन का एग्जाम 2021-22 में हुआ था, उसमें भी पूछा गया। इसके अलावा एक एग्जाम और 3 एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो अब मैं आज आपको संगीत राज के 5 जो भाग हैं उनके बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहला है आपका रस रतन कोश। रस रतन कोश, रस रतन कोश एक पार्ट हो गया आपका। दूसरा इसका जो भाग है वो कौन सा? गीत रतन कोश है। कौन सा है? गीत रतन कोश। क्लियर? इसके बाद में बात करूँ तो एक आपका वाद्य रतन कोश। कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा आपका? वाद्य रतन कोश है ना, ये मैंने बी लिख दिया, ये वे है वाद्य रतन कोश। रस रतन कोश, गीत रतन कोश और वाद्य रतन कोश। इसके अलावा 2 भाग और हैं, उनके बारे में आपको बता देता हूँ। तो एक आपका हो जाएगा कौन सा? गीत रतन हो गया, वाद्य हो गया। एक आपका हो जाएगा नृत्य रतन कोश, जो कि सवाल में आपसे पूछा गया था। कौन सा? नृत्य रतन कोश। नृत्य रतन कोश। और एक आखिरी जो भाग है इसका वो है आपका पथ रतन कोश। पथ रतन कोश। तो इन 5 भागों में आपका संगीत राज बटावा है, बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं बात करूँ तो महाराणा कुंभा के देखो और भी ग्रंथ हैं, अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए तो बिल्कुल आपको करना है। जैसे एक तो आपका हो गया सुधा प्रबंध। कौन सा हो गया? सुधा प्रबंध। ये भी महाराणा कुंभा का ग्रंथ है। इसके अलावा मैं बात करूँ तो संगीत राज मैंने बता दिया। कामराज, कामराज रतिसार, ये भी जो ग्रंथ है महाराणा कुंभा का, कामराज रतिसार, बिल्कुल आपको याद रखना। इसके अलावा एक ग्रंथ है आपका कौन सा? संगीत मीमांसा। संगीत मीमांसा, संगीत मीमांसा, ये जो ग्रंथ है आपका किनका है? तो ये भी आपका जो ग्रंथ है महाराणा कुंभा का ग्रंथ है। इसके अलावा भी 1-2 ग्रंथ आपके बाकी रह जाते हैं। एक तो आपका रसिक प्रिया और एक आपका संगीत रत्नाकर। देखो, रसिक प्रिया, रसिक प्रिया और एक आपका हो जाएगा कौन सा? संगीत रत्नाकर।
संगीत रत्नाकर, रत्नाकर। तो ये जो ग्रंथ है आपके, ये महाराणा कुंभा का ग्रंथ। महाराणा कुंभा मेवाड़ के शासक थे, बिल्कुल आपको याद रखना। कहाँ के शासक थे? मेवाड़ के। इनका जो कार्यकाल था आपका 1433 से लेकर 1438 तक आपका इनका रूलिंग पीरियड था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लाल काले मृद बांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र है। आपको बताना भी लाल काले मृद बांड की जो प्रमुख संस्कृति आपकी, ठीक है, तो उस संस्कृति का प्रमुख केंद्र कौन सा था? कालीबंगा, आहड़, बालाथल और बागोर। तो इसका जो प्रमुख केंद्र था आपका था बिल्कुल आहड़। आहड़ ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आहड़ के बारे में अगर देखो मैं आपको थोड़ा बहुत बताना चाहूँ तो बिल्कुल मैं आपके आहड़ की संस्कृति के बारे में बताना चाहूँगा। एक तो आहड़ का अन्य नाम आपका ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है ना। कौन से नगरी कहा जाता है? ताम्रवती नगरी। और इसे धुलकोट के नाम से भी जाना जाता है, धुलकोट। धुलकोट के अलावा मैं बात करूँ तो आघाट दुर्ग या आघाटपुर के नाम से भी कौन सी सभ्यता को जाना जाता है? तो आपके आहड़ सभ्यता को जाना जाता है। आहड़ सभ्यता की जो है सर्वप्रथम उत्खनन आपके AK व्यास ने किया था। 1953 की बात है। किसने? AK व्यास यानी अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा आपका सर्वप्रथम उत्खनन किया गया था। इसके बाद में बात कर लो तो 1961 से 62 में HD साकलिया ने किया था। किसने किया भाई? HD सोकलिया। HD सोकलिया के द्वारा उत्खनन किया गया। और इसके बाद 1956 में RC अग्रवाल ने किया था भाई। किसने किया था? RC अग्रवाल। RC अग्रवाल के द्वारा आपका उत्खनन किया गया 1956 में। तो आपको बिल्कुल याद रखना, अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल और HD सोकलिया ने आहड़ सभ्यता का उत्खनन किया। सवाल कैसे बनेगा एग्जाम में? तीनों ऑप्शन दे देंगे कि निम्न में से आहड़ सभ्यता से संबंध नहीं रहा। अक्षय कीर्ति व्यास का भी रहा, आपका HD सोकलिया का भी रहा, RC अग्रवाल का भी रहा। एक ऑप्शन आपको दे देंगे दयाराम साहनी। तो दयाराम साहनी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको और बताना चाहूँ तो देखो, या इस सभ्यता के जो लोग थे ना, वो अपने मकान ईंटों और पत्थरों का प्रयोग करते थे। ईंटें जो होती थी ना, वो धूप में सुखाई हुई ईंटें होती थी। इसके अलावा इनके मकान जो थे ना, बड़े और चौकोर होते थे। कैसे होते थे भाई? बड़े और चौकोर होते थे। और दीवारों के लिए मिट्टी की ईंटा का प्रयोग किया जाता था। और मकान की छत में बांस लगा दिए और बांस के ऊपर मिट्टी का लेप कर देते थे ये, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना। और पानी की निकासी तो नाली जो भैया बनी हुई होती थी, बहुत बहुत बेहतरीन नालियाँ उस समय आपकी बनी हुई थी। अब आगे बढ़ते हैं। तो कालीबंगा तो आपके हनुमानगढ़ में है, आहड़ उदयपुर में हो गया आपकी, बालाथल भी उदयपुर में होगी, बागोर आपकी भीलवाड़ा में होगी। क्लियर? और इसका राइट आंसर मैंने बता दिया। सारंगपुर युद्ध के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सारंगपुर युद्ध 1437 ईस्वी में किन राज्यों के मध्य हुआ था? तो सारंगपुर युद्ध जो हुआ था आपके मेवाड़ और मालवा के मध्य हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मेवाड़ के महाराणा कुंभा और मालवा के आपके महमूद खिलजी प्रथम, इनके मध्य आपका मालवा का युद्ध हुआ था। बिल्कुल आपको याद रखना है, जिसमें आपकी विजयी रीति महाराणा कुंभा की विजयी रीति, और महाराणा कुंभा ने इसी विजय के उपलक्ष्य में आपका विजय स्तंभ बनवाया था। बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। खजवा का युद्ध 1659 में औरंगजेब का साथ किसने दिया था? तो देखो, खजवा के युद्ध की मैं बात कर लूँ तो खजवा के युद्ध में औरंगजेब का जो साथ दिया था वो जसवंत सिंह ने दिया था। किसने दिया था? जसवंत सिंह ने। और खजवा का युद्ध जो हुआ था आपका 5 जनवरी, याद रखना, 5 जनवरी 1659 को आपको खजवा का युद्ध हुआ था। बिल्कुल आपको याद रखना। किसके मध्य हुआ था? दोनों भाई थे, औरंगजेब और शाह शुजा के मध्य हुआ था। किसके मध्य? औरंगजेब जो कि मुगल बादशाह शाहजहाँ के पुत्र थे, औरंगजेब और शाह शुजा दोनों के मध्य आपका खजवा का युद्ध हुआ था। बिल्कुल आपको याद रखना, जिसमें औरंगजेब की विजय हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना। तो श्रीनाथ जी का मंदिर आपके नाथ द्वारा में बना हुआ, बिल्कुल सुमेलित है। द्वारकाधीश जी का मंदिर कांकरोली में है। गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में, लेकिन मथुरेश जी का मंदिर जोधपुर में नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो मथुरेश जी का जो मंदिर पड़ता आपका कहाँ पड़ता थी? कोटा में पड़ता है। राजस्थान की शिक्षा नगरी कोटा के अंदर आपका पड़ता है। बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सूफी संत मिठे शाह की दरगाह स्थित है, यानी सूफी संत मिठे शाह की दरगाह कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। तो अपन देख लेते भाई, सूफी संत आपके जो मिठे शाह है उनकी दरगाह कहाँ स्थित है। तो देखो, मैं बात करता हूँ सूफी संत मिठे शाह की दरगाह आपके गागरोन में स्थित है। कहाँ स्थित है? गागरोन में। बिल्कुल आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। घाघरोन दुर्ग जो है आपका ये झालावाड़ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? झालावाड़ में पड़ता है। और राजस्थान में
जल दुर्ग श्रेणी का सबसे बढ़िया उदाहरण आपका गागरोन है। इसके अलावा मैं और दरगाह की बात कर लूँ तो आपको याद रखना है हमीमुद्दीन नागौर यानी तारकीन वाले बाबा कौन है, तो वो अब उनकी जो दरगाह पड़ती है वो नागौर के अंदर पड़ती है। तारकीन का उर्स कहाँ लगता है? नागौर में। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ संत कबीर शाह की दरगाह आपके करौली में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? करौली के अंदर, बिल्कुल आपको याद रखना। पीर सदरुद्दीन की दरगाह सवाई माधोपुर में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? सवाई माधोपुर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला और मैं बता देता हूँ तो आप पीर फखरुद्दीन की जो दरगाह है वो आपके गलियाकोट डूंगरपुर में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर पड़ती है, बिल्कुल आपको याद रखना। और एक आपके फखरुद्दीन की दरगाह अजमेर के सरवाड़ में भी पड़ती है, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। और अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की आपकी दरगाह भी है, तो साथ में ये सारी दरगाह याद रखना, इनमें से एक आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है जसनाती संप्रदाय की स्थापना किसने करी थी? तो जसनाती संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसमें ऑप्शन ही नहीं है। संत जसनाथ जी ने तो करी थी, और इसमें ऑप्शन ही नहीं है, तो ये क्वेश्चन आपका डिलीट हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की चर्चा अपन बिल्कुल नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गुलाम अली, बलदेव, सालिग्राम, राम गोपाल चित्रकारों का संबंध किस चित्र शैली से रहा? तो 8 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अलवर से रहा भाई। किससे रहा? अलवर से। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गुलाम अली, बलदेव, सालिग्राम, राम गोपाल, इन चित्रकारों का संबंध आपके अलवर चित्रशैली से है, बिल्कुल आपको याद रखना। और अलवर चित्रशैली में सर्वाधिक वेश्याओं का चित्रण भी आपको मिलता है, और अलवर चित्रशैली पर सर्वाधिक आपका मुगल शैली का प्रभाव था, बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन नंबर 9। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे? तो 9 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन थे। कौन थे? जॉर्ज ग्रियर्सन। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरियाली तीज मनाई जाती है, तो हरियाली तीज आपकी कब मनाई जाती है? तो हरियाली तीज आपकी मनाई जाती है श्रावण शुक्ल तृतीया, जिसे छोटी तीज के नाम से भी जाना जाता है। हरियाली तीज को छोटी तीज के नाम से भी जाना जाता है। हरियाली तीज आपकी कब मनाई जाती है? श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है, बिल्कुल आपको याद रखना है। जबकि बड़ी तीज की बात कर लूँ तो बड़ी तीज आपकी भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बड़ी तीज मनाई जाती है। देखो, छोटी तीज तो आपकी श्रावण शुक्ल तृतीया, और बड़ी तीज आपकी भाद्रपद कृष्ण तृतीया, बिल्कुल आपको याद रखना। जबकि गणगौर आपकी चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। कब? चैत्र शुक्ल तृतीया को आपकी गणगौर मनाई जाती है। और आखा तीज आपके आती है वैशाख शुक्ल तृतीया को। वैशाख शुक्ल तृतीया को आपका आखा तीज मनाया जाता है। ये 4 त्योहार मैंने जो बताया ना, छोटी तीज, बड़ी तीज, गणगौर और आखा तीज, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनकी तिथियां रट के जाना, आपको एक सवाल पक्का मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। राजपूत जीवन संध्या उपन्यास लिखा किसके द्वारा लिखा गया? तो राजपूत संध्या जीवन आपके रमेश चंद्र दत्त के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शारबाग स्थित है, तो शारबाग कहाँ स्थित है? तो शारबाग जो है आपके बूंदी में स्थित है भाई, ठीक है। बूंदी के शासकों की जो छत्रियाँ है वो आपके शारबाग में स्थित है, बिल्कुल आपको याद रखना। जोधपुर में देखो कहाँ पड़ती है सारी छत्रियाँ, तो आपको बिल्कुल याद रखना जसवंत सॉरी, जोधपुर के जो शासक है उनकी छत्रियाँ जसवंतड़ा में बनी हुई, आपको बिल्कुल याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पंडित नैनूराम शर्मा का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से रहा? हाड़ौती प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाड़ौती प्रजामंडल। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1934 में हुई थी। किसके द्वारा? पंडित नैनूराम शर्मा के द्वारा आपकी की गई थी, बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रताप नामक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? तो 14 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कानपुर से होता था भाई। कहाँ से होता था? कानपुर। ये आपका कानपुर कहाँ पड़ता है? ये यूपी वाला कानपुर है ना, महाराष्ट्र वाला कानपुर नहीं, यूपी वाला कानपुर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बालद क्या थे? वोट वे बालद, तो बालद जो थे 15 का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सारथवा थे भाई। बालद कौन थे? सारथवा, आपको बिल्कुल याद रखना। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया? तो धौलपुर के जो शासक थे उन्हें मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया। उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था उदय भान सिंह। क्या नाम था भाई? उदय भान सिंह, जो कि जो धौलपुर के आपके शासक थे, बिल्कुल आपको याद रखना। मत्स्य संघ का गठन कब किया गया? 18 मार्च 1948 को किया गया है।
बिल्कुल आपको याद रखना। मत्स्य संघ में कुल कितनी रियासतें थी? 4 रियासतें और एक ठिकाने को शामिल किया गया था। कुल 5 इकाइयाँ आपकी शामिल हुई थी। 4 रियासतें आपकी कौन सी थी? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। एक ठिकाना आपका निमराना इसके अंदर शामिल किया गया था। और मत्स्य संघ इसका नाम किनकी सलाह पे दिया गया? तो के.एम. मुंशी की सलाह पर इसका नाम मत्स्य संघ आपका रखा गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उदयपुर में देश हितैषणी सभा का गठन किसने किया? बहुत ही अच्छा सवाल है, शानदार सवाल है और आरएसएस बोर्ड का तो सबसे फेवरेट सवाल है, पसंदीदा सवाल है, बार बार पूछा जाता है। मेरे देखते देखते 10 से 12 बार ये सवाल पूछा गया। अब भी मैं इसको इम्पोर्टेंट बताऊंगा, आपके एग्जाम में वापस से बन सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है, महाराणा सज्जन सिंह ने देश हितैषणी सभा का गठन किया था। एक बार पूछा था कब हुआ था, सन दिए हुए थे तो 1877 में हुआ था। एक बार आपका महीना भी दिया हुआ था तो जुलाई 1877 में हुआ था। ठीक है, किसके द्वारा? सज्जन सिंह के द्वारा। और एक बार ये पूछ लिया गया था कि महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा कौन सी सभा की स्थापना की गई? तो देश हितैषणी सभा की स्थापना जो की गई थी वो महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा आपकी की गई थी। बिल्कुल आपको याद रखना है, 1877 में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखो, अलगोजा आपका सुशीर वाद्य यंत्र है, सतारा सुशीर वाद्य यंत्र है, मोरचंग सुशीर वाद्य यंत्र, सुरमंडल, ये सुर जो मंडल है, सुरमंडल कह दो या स्वर मंडल कह दो, एक ही बात है। ये जो है आपका तत्वाद्य यंत्र है भाई। ठीक है, ये तारों से बना हुआ होता है, इसे क्या कहते हैं? तत्वाद्य यंत्र। जो तारों से बजाए जाते हैं वो तत्वाद्य यंत्र होते हैं, जो हवा देकर यानी फूंक से बजाए जाते हैं वो सुशीर वाद्य यंत्र होते हैं आपके। तो ये तीनों सुशीर वाद्य यंत्र, सुरमंडल आपका तत्वाद्य यंत्र है। बिल्कुल आपको याद रखना है। अलगोजा आपका राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र भी है, बिल्कुल आपको याद रखना। मोरचंग एक बहुत ही प्यारा सुशीर वाद्य यंत्र, बहुत छोटा होता है, दोनों होठों के नीचे दबा के इतनी प्यारी से साउंड आता। कभी अगर आपने सुना हो या यूट्यूब पे सर्च करके देखना मोरचंग कैसे बजाया जाता, मजा आएगा आपको। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते। तुंगा युद्ध किन के मध्य हुआ था? तो तुंगा का युद्ध आपका किन के मध्य हुआ था? तो 19 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रताप सिंह और महादेजिया सिंधिया। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। 1787 में आपका तुंगा का युद्ध हुआ था, जुलाई 1787 में। सवाई प्रताप सिंह जयपुर के और मराठा शासक महादेजी सिंधिया के मध्य आपका हुआ था। झालावाड़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो देखो, झालावाड़ राज्य की जो स्थापना हुई थी आपकी 1838 में हुई थी। ठीक है, सबसे नवीन रियासत राजस्थान की जो है वो झालावाड़ है। सबसे प्राचीन रियासत की बात कर लूँ तो मेवाड़ है। ठीक है, सबसे छोटी रियासत की बात कर लूँ तो आपकी शाहपुरा थी। कौन थी? शाहपुरा। और सबसे बड़ी रियासत की बात कर लूँ तो मारवाड़ थी आपकी। कौन सी थी? मारवाड़। तो यार सारे आपको जो फैक्ट है याद रखना है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, वाकई में बहुत बेहतरीन तैयारी कराऊंगा। बस आप हमारा साथ दें। देखो, क्लास को आप अपने मित्रों से शेयर करें, ऐसी तैयारी कराऊंगा कि वाकई में आपको कह रहा हूँ ना, बुक्स खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस एक बार विश्वास तो करें, क्लास को पूरी देके बहुत बेहतरीन तरीके से राजस्थान जीके पूरा क्लियर करवा दूंगा। इतिहास भी करवाऊंगा आपका, भूगोल भी करवाऊंगा, कला एवं संस्कृति भी कराऊंगा। बस आप तो पढ़ने में मज़ा लें। अभी देखो, आपका जनवरी ख़त्म हुआ, आपका जो एग्ज़ाम संभावित है ना पशु परिचर वाला, वो है अप्रैल से जून के मध्य लिखा है। बस नोटिफिकेशन में क्या लिखा भाई? अप्रैल से जून के मध्य। तो अभी देखो, जनवरी ख़त्म हुआ, फरवरी मार्च 2 महीने तो वैसे भी पड़े। अप्रैल में ले तो, अप्रैल में नहीं ले तो 3 महीने, और मई में भी नहीं ले तो 4 महीने। और वैसे जून में मुझे लगता है आपका एग्ज़ाम मई जून में होने वाला, तो 4 महीने तो आपको पढ़ने के मिलने ही वाले हैं। तो 4 महीनों में तो इतनी बेहतरीन तैयारी करा दूंगा कि वाकई में मज़ा आ जाएगा आपको। और आपकी जो 5,934 सीटें उसमें से एक सीट आपको मिल जाएगी। बस अपना टारगेट क्या है भाई? अपने को किताबें नहीं रटनी है, बस अब इतना पढ़ना है कि बस एक सीट अपने को मिल जाए। ये नहीं कि अपन ने 10 किताबें रट दी, नहीं, बस इतना पढ़ना है और सही पढ़ना है और सटीक रणनीति के तहत पढ़ना है कि भाई एक सीट जो है मुझे मिल जावे और मेरी सरकारी नौकरी लग जावे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है। राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल आपका है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। हर क्लास में आपको बताता हूँ मैं। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। राजस्थान की स्थलीय सीमा आपकी पूछी जा सकती है, 5,920 किलोमीटर। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1,070 किलोमीटर। बिल्कुल आपको याद रखना।
राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई और पूर्व से पश्चिम की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है आपकी कितनी है, तो 826 किलोमीटर है। कितनी, 826। पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है आपकी 869 किलोमीटर है। कितनी, 869 किलोमीटर। बिल्कुल आपको याद रखना। इन दोनों के बीच में कितना अंतर है, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम में, ये सवाल भी बना हुआ, 43 किलोमीटर का अंतर है, घटा के देख लेना। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार आपका जो है 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट तक आपका उत्तरी अक्षांश है, बिल्कुल आपको याद रखना है। जबकि पूर्वी देशांतर की बात कर लूँ तो 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट तक आपका पूर्वी देशांतर है, बिल्कुल आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपको याद रखना है। और राजस्थान का पूरे भारत का कितना क्षेत्रफल है, तो बिल्कुल आपको याद रखना 10.41। कितना भाई, 10.41% पूरे भारत के क्षेत्रफल का राजस्थान घेरा हुआ है, 10.41%। पूरे भारत की कितने प्रतिशत जनसंख्या राजस्थान में रहती है, तो 5.66% जनसंख्या आपके राजस्थान के अंदर रहती है, बिल्कुल आपको याद रखना है। और पूरे भारत का कितना पशुधन राजस्थान में है, तो 10.58%। कितना, 10.58% आपका पशुधन राजस्थान के अंदर पाया जाता है। बहुत बेहतरीन फैक्ट मैंने आपको बताया, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में बनेंगे तो आपको बिल्कुल याद रखना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान के किस क्षेत्र में मालवा के पठार का विस्तार है, तो 22 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1, दक्षिणी पूर्वी दिशा के अंदर आपका मालवा का पठार है। क्योंकि हाड़ौती का पठार, राजस्थान के भौतिक विभाजन कितने, 4 भागों में बांटा गया आपको। मरुस्थलीय प्रदेश, उसके बाद अरावली प्रदेश, उसके बाद आपका पूर्वी मैदान, उसके बाद आपका दक्षिणी पूर्वी पठार। तो ये दक्षिणी पूर्वी पठार को ही हाड़ौती पठार के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। और हाड़ौती का पठार जो है ना आपका, ये अरावली का पार्ट नहीं है, ये मालवा का पठार का भाग है। मालवा का पठार जो कि आपके यूपी में पड़ता है, उसी का हिस्सा है, उसी का उत्तरी हिस्सा जो है आपका, ये हाड़ौती का पठार है। बिल्कुल आपको याद रखना, विंध्य कंगार से, विंध्य जो श्रेणी है ना आपकी, उस श्रेणी से जुड़ा हुआ आपका मालवा का पठार, बिल्कुल आपको। और हाड़ौती के पठार में आपकी काली मध्यम मृदा पाई जाती है, सर्वाधिक कपास के लिए उपयुक्त आपकी काली मृदा होती है। इसके अलावा हाड़ौती के पठार का निर्माण आपके लावा से हुआ, किससे हुआ भाई, लावा से हुआ है, बिल्कुल आपको याद रखना है। और सर्वाधिक सोयाबीन आपके 12 में पाई जाती है, ठीक है। और झालावाड़ को क्या कहा जाता है आपका, राजस्थान का नागपुर कहा जाता है, क्योंकि सर्वाधिक संतरे आपके झालावाड़ के अंदर होते हैं। अगला क्वेश्चन, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ अधिकतर विस्तारित है, कहाँ विस्तारित है आपको बताना है। तो 23 सबसे ज़्यादा आपकी विस्तारित है कोटा जिले के अंदर। वैसे 2 जिलों में आपकी पड़ती है, कोटा और झालावाड़ में, लेकिन सबसे ज़्यादा जो विस्तार है कोटा के अंदर है, आपको बिल्कुल याद रखना है। सांबर झील आंतरिक अपवाह क्षेत्र की कौन सी नदी कौन सी है, ये आपको बताना है। सांबर झील आंतरिक अपवाह क्षेत्र की नदी कौन सी है आपको बताना है। तो देखो, यानी सवाल ये पूछा कि सांबर झील में कौन सी नदी पानी लाती है। कांतली भी नहीं लाती है, बांडी भी नहीं, मानसी भी नहीं लाती, मेंढा लाती है भाई। मेंढा, रूपनगढ़, खारी, ठीक है। और एक और कौन सी नदी है, 4 नदियों का पानी आपके सांबर झील में आता। मेंढा हो गया, खारी हो गया, रूपनपट, एक खंडेला, ये 4 नदियाँ। तो वापस से बता देता हूँ, मेंढा, खारी, खंडेला, रूपनगढ़, कई कई मंथा भी लिखा जाता है, तो मेंढा और मंथा एक ही है आपका। ये सांबर झील, सांबर झील आपके कहाँ पड़ती है, तो सांबर झील 3 जिलों में आपकी फैली हुई है, नागौर, जयपुर, अजमेर, ठीक है। लेकिन कभी अगर पूछ लिया जाए तीनों ऑप्शन में दे दे तो जयपुर में सबसे ज़्यादा विस्तारित है, तो जयपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में निम्नलिखित में से नदियों का कौन सा युग्म सुमेलित है, ये आपको बताना है। तो 25 का देख लेते हैं। केवल सूकड़ी की सहायक नदी जो है वो बनास, बनास जो है सूकड़ी की सहायक नदी, ऑप्शन नंबर 2 ही सुमेलित है। सॉरी सॉरी, बिल्कुल गलत बता दिया मैंने, ये सूकड़ी तो आपकी लूनी की है ना। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। माही की सहायक नदी झाखम है भाई, आपको बिल्कुल याद रखना। कोठारी तो बनास की है, लूनी की हो ही नहीं सकती। सूकड़ी मैंने लूनी की बताया था। चंबल बाणगंगा की है ही नहीं भाई, चंबल की तो अलग है, बाणगंगा तो आपका जो जयपुर से निकलती है अपना पानी हरियाणा तक ले जाती है, ठीक है। बिल्कुल, जिसे अर्जुन की गंगा के नाम से जाना जाता है, बाणगंगा को, बैराट की पहाड़ियों से निकलती है आपकी बाणगंगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में मावट वर्षा होती है, तो राजस्थान में जो मावट वर्षा होती है वो भूमध्य सागरीय चक्रवात से होती है आपकी, बिल्कुल आपको याद रखना।
ये वर्षा राजस्थान में सर्दियों में होती है, यानी शीतकालीन मौसम में होती है, सर्दियों में। इसे गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से जाना जाता है और ये गेहूँ यानी रबी की फसलों के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। बिल्कुल किसान इंतज़ार करते कि सर्दियों में एक आध मावट आ जाए, अच्छी वर्षा हो जाए तो हमारे जो गेहूँ है वो बहुत अच्छे पक जाते हैं। ठीक है, तो मावट जो है वो आपकी भूमध्य सागरीय चक्रवात से बरसात आने वाली है सर्दियों में राजस्थान के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में मिश्रित लाल और काली मिट्टी कौन सी फसल में उगाई जाती है? तो मिश्रित लाल में तो हो जाता है आपका मक्का और काली में हो जाता है आपका कपास। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शुष्क सागवान वन राजस्थान के किस वन मंडल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत है? तो 28 के सही आंसर की बात कर लूँ तो बांसवाड़ा जो वन मंडल है इसमें सबसे ज़्यादा आपके शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं। मेरी क्लास जो बच्चे रेगुलर देख रहे हैं ना, उनको मैंने कल एक ट्रिक बताई थी कि सबसे ज़्यादा जो आपके शुष्क सागवान वन है राजस्थान के कौन से जिलों में पाए जाते हैं। तो मैंने बताया था बाको डुबोंग, बाको डू बापू, बांसवाड़ा, कोटा, डूंगरपुर, बारा और उदयपुर। तो बांसवाड़ा में आपके सबसे ज़्यादा शुष्क सागवान वन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान का 2/3 से अधिक चावल उत्पादक क्षेत्र किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आता है? तो 29 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्द्र दक्षिणी मैदान, यानी राजस्थान के दक्षिण में आपका चावल की खेती की जाती है। बिल्कुल आपको याद रखना। देखो, राजस्थान में कुल कितने कृषि जलवायु खंड है? बिल्कुल 10 जलवायु खंड है। सबसे बड़ा कौन सा है? फर्स्ट सी, सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड फर्स्ट सी है। सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा फोर्थ बी है, सबसे छोटा आपका फोर्थ बी है। कुल कितने जलवायु खंड है? तो मैंने आपको बताया था 10 कृषि जलवायु खंड है। सबसे बड़ा फर्स्ट सी है, सबसे छोटा आपका फोर्थ बी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मेवात नस्ल के गोवंश भैंस बकरी राजस्थान के किन जिलों में पाए जाते हैं? तो देख लो, मेवात में अब तो अलवर आता है, एक भरतपुर आता है और धौलपुर का थोड़ा सा हिस्सा आता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मेवात क्षेत्र के अंदर ही मेवात नस्ल के आपके गोवंश भैंस बकरी और गाय पाए जाते हैं। बंद बारठा वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में है? तो बंद बारठा की मैं बात कर लूँ तो बंद बारठा आपके भरतपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है भाई? बंद बारठा झील भरतपुर में, बंद बारठा बांध भरतपुर में, बंद बारठा वन्य जीव भरतपुर में। क्लियर? बिल्कुल आपको याद रखना है। राजस्थान में जैविक उद्यान कहाँ पर स्थापित किए गए हैं? तो देखो, जैविक उद्यानों की बात करूँ तो नाहरगढ़ में भी है आपका, ठीक है, सज्जनगढ़ में भी है और माचिया में भी है। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 33 है उसको अपन अच्छे से देख लेते हैं। तो बिल्कुल देख लेते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 33। राजस्थान में नेहरू द्वारा सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? 2013-14 का सवाल था, लेकिन इसमें उस समय जो राइट आंसर था 29.75 था। लेकिन मैं वर्तमान की बात कर लूँ तो नेहरू से जो सिंचाई हो रही है ना वो 32% हो रही है। कितने प्रतिशत भाई? 32 से 33% वर्तमान में आपकी नेहरू द्वारा सिंचित हो रही। और कुओं नलकूपों से बात कर लूँ तो 66% आपकी जो राजस्थान में सिंचाई होती है वो कुओं और नलकूपों के द्वारा होती है। इसके अलावा मैं बात करूँ तालाबों से कितनी सिंचाई होती है तो 0.6% आपकी तालाबों से होती है। और इसके अलावा 1.4% आपकी अन्य साधनों से सिंचाई होती है। बिल्कुल आपको याद रखना है। देखो, मैं और इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको बता देता हूँ। राजस्थान में मैं बात करूँ तो देखो, सर्वाधिक सिंचाई गंगानगर और हनुमानगढ़ में होती हुई। बिल्कुल देखो, अच्छे सवाल बता रहा हूँ जो एग्जाम में बन सकते हैं। सर्वाधिक सिंचाई एक तो आपके गंगानगर में होती है, दूसरी आपके हनुमानगढ़ में होती है और न्यूनतम सिंचाई आपके राजसमंद जिले में होती है। पूरे राजस्थान में सबसे कम जो सिंचाई होती है वो राजसमंद जिले के अंदर होती है। बिल्कुल आपको याद रखना, ठीक है। और कुओं और नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई आपके जयपुर में होती है। कहाँ होती है भाई? कुओं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने है, असंगत युग्म को छाटिए। तो भांगड़ा नांगल बिल्कुल पंजाब हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, बिल्कुल सही है। चंबल आपकी मध्य प्रदेश राजस्थान की, बिल्कुल सही है। व्यास जो है ना आपकी, व्यास में उत्तर प्रदेश शामिल नहीं है भाई, यह है आपका राजस्थान। बिल्कुल आपको याद रखना है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और माही बजाज सागरमा गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं, माही बजाज सागर परियोजना का मुख्य बांध किस स्थल पर निर्मित है? तो 35 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बोरखेड़ा में बना हुआ भी। माही बजाज सागर आपका कहाँ बना हुआ? बोरखेड़ा में बना हुआ है। बिल्कुल आपको याद रखना है, माही नदी के ऊपर बना हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है। राजस्थान में उपलब्ध भूजल की प्रयोज्य मात्रा का लगभग कितना प्रतिशत भाग वर्तमान में उपयोग में लिया जाता है? तो 50% आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 आपका डिलीट कर दिया गया है, तो इसकी चर्चा अपन नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 पर स्थित नगर कौन से? एक तो आपका जयपुर है, दूसरा बूंदी, झालावाड़। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। NH12 का नया नाम आपका 52 है और ये जयपुर से जबलपुर जाने वाला आपका राष्ट्रीय राजमार्ग है। राजस्थान में पायराइट के विशाल भंडार खोजे गए। तो राजस्थान में जो पायराइट के विशाल भंडार मिले वो सीकर में मिले आपको। कहाँ मिले भाई? सीकर के अंदर आपको मिले हैं। और आज के आखिरी क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो आखिरी क्वेश्चन है कि आपका असंगत युग्म छांटिए। एक तरफ खनिज है, एक तरफ खनन क्षेत्र। तो लोएस आपको मोरिजा बानोर में मिलता है, टंगस्टन डेगाना में बिल्कुल सही, मैग्नीज लीलवाना। जिप्सम का संबंध आपका रसब देव से बिल्कुल नहीं है भाई, बिल्कुल आपका रसब देव से नहीं। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिप्सम मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, यहाँ पर आपको जिप्सम मिलता है। और रसब देव तो आपका उदयपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उदयपुर में। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।